JSSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज, अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई कितनी होगी। नहर की गहराई बताना है, कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नहर कैसा होता है। नहर आपने कभी देखा होगा, नहर किस तरीके से होता है। तो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये रिमोट है, इसका ढक्कन काम आ गया। यहां पर देखिए, नहर आप इस तरीके से देखे होंगे। कहने का मतलब है कि नहर जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, ऐसा नहीं रहता है। वो ऊपर में ज़्यादा रहता है और नीचे में कम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं ना, नीचे में कम है और ऊपर में ज़्यादा है, इसी तरीके से। और एक चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, अगर आप इसको काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा। मान के चलते हैं कि हम इसको, ये ऐसा है, इसको हम काट दिए। काटने के बाद इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, या इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। तो ऐसा दिखेगा जब हम इसको काटेंगे। काटने के बाद हम ऐसे इधर से देखेंगे तो देखिए ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा तो सबसे पहले इसका फिगर को बनाइए, जैसे इस तरीके से है, ऐसे बना लेते हैं। एक बार समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहां पर इस तरीके से बना लिया और इसी तरीके से दिखाई दे रहा है ना। और नहर इसी तरीके से होता है, नीचे में कम चौड़ा होता है और ऊपर में ज्यादा चौड़ा होता है। और ऊपर में तो खुला रहता है, लेकिन मैं इसको मिला लेता हूं। अब आपको बताना है कि ये जो शेप है, ये जो आकृति है, कैसा है। तो समलंब है, याद रखिएगा, समलंब। समलंब चतुर्भुज आप पढ़े होंगे। अब यहां पर प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, क्या बोला है। एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 10 मीटर। इसके बाद निचली भाग 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो क्या निकालना है, यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये कैसा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख लेता हूं 480 वर्ग मीटर है। तो मैं मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है, ये तो इस तरीके से झुका हुआ है ना। तो झुका हुआ ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधा होना चाहिए। तो यहां पर हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसका ऊंचाई ये है ना, ये ऊंचाई आपको निकालना है। इतना समझ गए। अब बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि क्षेत्रफल किसका, समलंब चतुर्भुज का। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैं यहां पर टी लिख देता हूं। क्या होगा, 1/2 ऊंचाई, समलंब का ऊंचाई। और इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों जो भुजा है वो पैरेलल है, समानांतर है। तो समानांतर भुजा का जो डिस्टेंस है वही ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, समानांतर जो भुजा है, पैरेलल भुजा है, उसका योग गुना में उसका योग। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 10 + 6, ठीक है। इतने ही काम करना था, इसी से आपको H मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, एरिया कितना दिया हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, काट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, 480। तो मैं यहां पर 480 लिख लेता हूं। इसके बाद इधर में 1/2 और H तो निकालना है, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नहीं है तो आप समझने के लिए एक रख सकते हैं, 16 तिया 48। अगर आप इस तरीके से काटने जानते हैं तो काटिएगा, अन्यथा आप सबसे पहले एक साइड कर लीजिए, उसके बाद काटिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से H आपको डायरेक्ट मिल गया है, ये इसमें गुना होगा तो कितना होगा, यानी कि 60 मीटर आ गया है ना, 60 मीटर। देख लीजिए, वेरी सिंपल था, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था। अगर आप सीख लेते, समझ लेते कि ये जो बोल रहा है ट्रेपेजियम की बात बोल रहा है और इसका ऊंचाई निकालना है और दो जो समांतर भुजा है वो दिया हुआ है, तब आप क्या करते, डायरेक्ट आप क्या करते, समझिए। एरिया कितना दिया हुआ है, 480 मीटर, और इधर में 1/2 करते, और ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को H मान लेते, और समांतर भुजा दिया हुआ है तो वो दोनों भुजा को जोड़ेंगे।
तो कितना हो जाएगा 16। इतना ही करना था, शॉर्टकट करने के लिए आपको इतना ही करना था। और जिनको जैसे मैंने यहां पर मैंने काट दिया इधर से इधर, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इधर में h है, h निकालना है ना, तो आप क्या करिए, ये बाकी को इधर ले जाइए। तो ये नीचे में है तो इसके साथ गुना में हो जाएगा। देखिए 480 गुने 2, और ये तो गुना में है ना, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। इस तरीके से करिए, उसके बाद काटिए। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन सही है। और पार्ट 1 को मैंने बोला था ना कि पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है इसको समझिए। सबसे पहला काम प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना, क्योंकि अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं बहुत बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आप प्रश्न को फास्ट पढ़िए और जल्दी में समझ लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या बोला है। तो इसमें क्या बोला है, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है तो मैदान की परिधि कितनी है। मैदान की परिधि, तो मैदान जो है, फील्ड जो है, ग्राउंड जो है, वो कैसा है, वृत्ताकार यानी कि सर्कल जैसा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर सर्कल बना लेता हूं। मैंने यहां पर सर्कल बना लिया और सर्कल के अंदर में एक आयताकार टैंक है, तो उसको भी मैं बना लेता हूं। देखिएगा, अच्छा से समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है, लेकिन जब कभी आप पढ़े नहीं हैं तो बहुत ही मुश्किल लगेगा, या आपको कहीं पर सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया हो तो बहुत ही मुश्किल लगेगा। देखिए, ये जो वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक टैंक है जिसका लंबाई कितना है, 180 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 120 मीटर। तो मैं यहां पर 120 मीटर लिख लिया। यहां पर मैं 120 रहने देता हूं, इधर में दिखाई नहीं दे रहा है ना, 120 मीटर है। अब यहां पर समझिए, यहां पर सर्कल की बात हो रहा है ना, तो सर्कल का आपको सबसे पहले त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको एरिया मालूम होना चाहिए या परिधि मालूम होना चाहिए। तो यहां तो परिधि निकालना है, तो परिधि निकालने से पहले हम आर को निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या को निकालेंगे। तब यहां पर समझिएगा क्या करेंगे, तो ये जो टैंक है ना, और टैंक के इधर में जो है इसका एरिया दिया हुआ है। टैंक के चारों तरफ जो वृत्त का स्पेस है, जगह है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 40,000 वर्ग मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 गुने 120 हो जाएगा। तो ये जो आयताकार टैंक है उसका भी एरिया निकल जाएगा, और ये जो साइड में एरिया दिया हुआ है उसको इसमें अगर जोड़ देंगे तो सर्कल का पूरा एरिया हो जाएगा, वृत्त का पूरा एरिया हो जाएगा ना। तो अब यहां पर मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, टैंक के चारों तरफ जो स्पेस है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसके बाद अब अंदर में जो टैंक है वो आयताकार है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो हो जाएगा। इसके बाद 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 एकम 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दिया 21। अब इसको जोड़ेंगे तो एक जीरो, यहां पर एक जीरो, यहां पर 6, यहां पर 1 और यहां पर हो गया 6। इतना ही हुआ ना। तो ये वृत्त का टोटल एरिया हो गया। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, पहले फॉर्मूला आप लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये क्षेत्रफल है वृत्त का, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग मालूम कर चुके हैं, दिया हुआ नहीं था लेकिन हम लोग मालूम कर लिए। ठीक है, यहां पर 2 जीरो है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई से इसको काटेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर स्क्वायर अभी रहने देते हैं यहां पर। इस तरीके से एक बार अच्छा से समझिए। तो सबसे पहले इसको आप चाहेंगे तो इधर से ही काट सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 11 दूनी 22, 2 तिया 6, और यहां पर छोटा पड़ गया ना, तो एक जीरो यहां पर बैठाएंगे, फिर 2 8 16 हो गया। ये कट चुका है, 2 जीरो बिठा देते हैं। ठीक है, इसके बाद 11 से पूरा काट लेते हैं। तो 11 से अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया ना, 11 दूनी 22, इसमें 8 बच गया तो फिर 88 हो गया, 11 8 88 और 2 जीरो बैठा दिए, ये कट चुका है। अब इसको हम गुना कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
यहां पर देखिए, अब मैं क्या दिमाग लगाता हूं उसको आप ध्यान दीजिए। इसको तो इसमें गुना करेंगे ना, तो 7 तो लिख दिए गुना करके, और इसको हम तोड़ देते हैं, 7 चौके 28 इस तरीके से, और गुने 100 कर दीजिए, छोटा छोटा कर दीजिए। तो वही चीज है, मैं छोटा छोटा करके लिखा हूं। अब अगर आपको आर का स्क्वायर दिया हुआ है और आर का वैल्यू निकालना है, तो इधर में आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो एक बार मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं यहां पर, 7 गुने 7। देखिए छोटा छोटा पार्ट करने से क्या फायदा हुआ वो चीज आप समझिएगा। आप कैलकुलेशन करते रहिए और आपको आसान बनाते चलना है। देखिए यहां पर हम लोग इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर 7 का जोड़ा है तो 7 निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। यही काम करते चलेंगे तो आपको आसान तरीके से बन जाएगा। और ये जो प्रश्न है ना, आप चाहते तो 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन मैं समझाने के चलते बड़ा कर रहा हूं। तो यहां पर कितना हो गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 0। ये तो त्रिज्या आया है, लेकिन आपसे क्या बोला है, मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर मैं लिख लेता हूं परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर कर लीजिए, तो यहां पर 2 रखेंगे और पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 140। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 दूना 14 ये हो गया ना। अब यहां पर मैं गुना करके डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हुआ ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 0, इतना हो गया परिधि। मीटर है तो मीटर होगा, मीटर। देखिए राइट आंसर आ गया। लेकिन सोच रहे होंगे कि यहां से स्टार्ट किए इतना बड़ा हो गया, तो मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप किया हूं। अगर आप समझ लेते, अब मैं इसी को थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके मैं समझा देता हूं कि आप क्या करते। जिन लोग अगर समझ लिए होते कि ये किस तरह का प्रश्न है, कैसा फिगर बनेगा, तो आप क्या करते, सबसे पहले क्षेत्रफल तो आपको निकालना ही होगा, ये पूरे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और सबसे पहले क्या करते हैं, क्षेत्रफल कितना था मैं तो मिटा दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ले लेते, वहां से आर निकालते और परिधि निकाल लेते। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, और वेरी सिंपल है पढ़ने के बाद। और ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको इससे पता चलेगा लेवल। सबसे बड़ी बात है कि लेवल पता चलेगा कि जेएसएससी सीजीएल में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जहां जहां से प्रश्न आया है उस टॉपिक को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, अच्छा से पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखिए इसमें क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात बोल रहा है। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूं पैरेललोग्राम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम किस तरीके से होगा, पैरेललोग्राम का आमने सामने का जो भुजा होता है ना, वो पैरेलल होता है, ऐसा होगा, ऐसा ही बोल रहा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, वेरी सिंपल, आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई निकालना है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे तो ऊंचाई तो ये है, ऊंचाई ये नहीं है। ऊंचाई का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है। तो आप समझने के लिए आप कहीं पर ये लाइन खींच दीजिए या यहाँ पर खींचिए, ये क्या है, ऊंचाई है, इसका ऊंचाई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है आधार, यहां पर हम आधार मान लेते हैं ए, और इसको हम बी मान लेते हैं, और एच यहां पर है। तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है, ए है ना। तो एक बार मैं लिख लेता हूं तो सभी लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो आधार तो हम ए माने हैं, अच्छा ए नहीं माने हैं, प्रश्न के अनुसार कुछ अलग ही होगा। यहां पर समझिए, यहां पर आप समझिए, प्रश्न के आधार पर ये जो आधार है और ऊंचाई है ना, वो अलग ही होगा। तो ये ऊंचाई हम एच डिनोट किए थे, अब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का आधार, ये जो आधार है ना, आधार कितना है, उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो आधार कितना है, ऊंचाई के 2 गुना, तो ये 2h हो जाएगा, यही है ना। अब यहां पर हम लोग रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 98, और आधार कितना है, तो आधार 2h है, 2h है, और गुने में
ऊंचाई कितना है, h है, यहां पर इस तरीके से आ गया। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से काट के मैं यहां पर लिखूंगा 2 चौके 8, यहां पर कितना बच गया है, 2 चौके 8 हो गया 18 ना, तो 2 9 18 और इधर में h स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर आ गया। तो आंसर तो यहीं पर आप बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको h निकालना है, तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट होगा, तो h बराबर कितना मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर को हटाइए तो इधर में वर्गमूल निकालना होगा। या आप इस तरीके से एक बार लिख दीजिए समझने के लिए। तो आ गया है h बराबर 7, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। देखिए राइट आंसर आ गया ना, कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है, लेकिन एक बार समझना होगा। और मैं ये जो प्रश्न जहां से भी आया है इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, बस कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले समझिए। यदि m और n पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब कि एक संख्या है, जैसे 2 3 4 5 होता है ना, उसी तरीके से m और n है। ताकि यहां पर दिया हुआ है m का पावर n बराबर 121 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, m-1 और इसका पावर में n+1, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले यहां से आप m और n का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। जैसे m का पावर n है तो इधर में जैसे पावर में है तो इधर में भी आप पावर में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब है कि 11 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू 121 है 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, 11 ये नीचे वाला और यहां पर नीचे वाला इसके बराबर में 11 है और पावर के बराबर में 2 है, तो n के बराबर में 2 है। यहां से आपको क्या मिल गया, यानी कि m बराबर 11 मिला और n बराबर 2 मिल गया। ठीक है, तो यहां पर m का वैल्यू रख दीजिए 11 और -1 है तो 1 कर दीजिए, और पावर में n है तो n 2 है ना, तो यहां पर आप 2 रखिए और +1 है तो +1 कर दीजिए। यही काम करना था। अच्छा, m बराबर यहां पर 11, मैं मिस्टेक किया हूं। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर तो 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 3, यानी कि 10 का पावर 3, 10 को 3 बार लिख के गुना करिए, 10 गुने 10 गुने 10 तो 1000 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। देख लीजिए तो कहाँ पर है 3 जीरो, डी ऑप्शन सही है। तो इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं या अपने माइंड में कैलकुलेट नहीं भी कर पाएंगे तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा, शॉर्ट में बन जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, उसको आप समझिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ है, कहां से दिया हुआ है, यह सबसे पहले आपको मालूम चलना चाहिए। एक कक्षा में, यानी कि एक क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में बोल रहा है, एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे, कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपयों की योगदान देता है जितने की उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब यहां पर प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान के चलते हैं कि एक वर्ग में, एक क्लास में 20 छात्र है, तो पैसा हर एक स्टूडेंट उतना ही पैसा दे रहा है जितना कि टोटल छात्र है। अगर टोटल छात्र 20 रुपया है तो एक स्टूडेंट 20 रुपया ही दे रहा है। तब यहां पर समझिए कैसे सॉल्व करिएगा। तो टोटल छात्र आपको निकालना है, कुल कितने छात्र थे। तो मान के चलते हैं कि छात्र की संख्या x है और एक छात्र कितना रुपया दे रहा है, यानी कि टोटल जितना स्टूडेंट है उसी के बराबर। मतलब कि टोटल स्टूडेंट x है और एक स्टूडेंट x रुपया ही दे रहा है। तो देखिए, जैसे 20 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट 20 रुपया दे रहा है, तो 20 से गुना करेंगे तभी तो टोटल मालूम चलेगा। तो यहां पर x स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट x रुपया दे रहा है, तो गुना कर देंगे तो टोटल मालूम चल जाएगा। और टोटल यहां पर आपको दिया हुआ है 5476, ये दिया हुआ है ना। अब यहां पर समझिए, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। तब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर स्क्वायर आ गया, तब तो आपको इधर में स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट होगा। इसका मतलब कुछ नहीं, अपने माइंड में इसका वर्गमूल आपको निकाल देना था, वही आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू, यानी कि x क्या है, स्टूडेंट की संख्या, और एक स्टूडेंट जितना पैसा दिया है वो है, तो स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप जैसे जानते हैं वैसे निकाल दीजिए। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालने का क्या क्या तरीका है। यहां पर 36 है ना, यहां सॉरी
जैसे आप वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिएगा, आप जैसे जानते हैं वैसे निकालिएगा, क्योंकि नया चीज़ सीखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको हम जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पर 6 है तो 6 किस में आता है, तो 4 चौके 16 और 6 छक 36, यानी कि इसमें क्या होगा, या तो 6 का होगा या तो 4 का होगा, लास्ट में या तो 6 होगा या तो 4 होगा। तो अच्छा 6 तो और 4 सब में है। अब क्या करेंगे, इधर में जो 2 बच गया है ना, इसको ध्यान दीजिए, ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। तो 7 सते 49 और 8 अठे 64, ठीक ना, मतलब कि 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में ये 54 है, तो आपको छोटा वाला लेना है, छोटा वाला ले लीजिए। अब ये तो ले लिए, लेकिन लास्ट में क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है ना, तो यहां पर हम लोग क्या किए, 7 लिए ना, अब 7 को क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुना करिए, एक बढ़ा के, तो 7 है ना, तो 8 से गुना करिए, 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अठे 56, 56 ना। अब ये ध्यान देना है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है 7 अठे 56 ना। अच्छा मैं यहां पर एक बार फिर से मिला लेता हूं, तो 7 अठे 56 कर दिए, तब आपको ध्यान देना है, ये हाँ सही है, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो इसको गुना किए ना, 7 अठे 56 हुआ। तब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 56 आया ना, इससे ये वाला कम है कि ज्यादा है, अगर ये वाला कम है तो इसमें से आपको कम वाला ही लेना है। एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूं, सीखने का प्रयास कीजिए। मैं यहां पर आप लोगों को क्या बता रहा था, वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 54 76 था ना, तो मैंने क्या बोला कि आप ये 2 का जोड़ा इधर में ले लीजिए, और यहां पर 6 है, तो आप सोचिए 6 किसके वर्ग में आता है, या तो 4 चौके 16 या तो 6 छक 36। इसका मतलब लास्ट में वर्गमूल जो निकालेंगे उसका लास्ट में क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब इसके बारे में आपको सोचना है, देखिए इसके बारे में, ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, यानी कि 7 सते 49 और 8 अठे 64 के बीच में है, तो आपको छोटा वाला लेना है। तो आपको छोटा वाला लेना है, तो ये मिल गया, ये तो मिल गया। अब इसके आगे क्या होगा, तब आपको सोचना है कि ये होगा कि ये होगा। उसके लिए आपको क्या करना है ना, ये आप ले लिए ना 7, तो 7 को आप एक बढ़ा के गुना करिए, तो 8 से गुना करिए, 8 सते 56 हो गया। अब आपको कंपेयर करके देखना है कि ये जो 56 आया, ये जो 56 आया इससे छोटा है कि बड़ा है, मतलब कि इसको कंपेयर करना है, ये इससे बड़ा है कि छोटा है, समझिएगा। अगर ये छोटा है तो ये दोनों में से छोटा वाला को लेंगे, छोटा वाला को ले लिए। अगर इससे ये बड़ा होता, समझिएगा, अगर इससे ये बड़ा होता तो हम बड़ा वाला को ले लेते। यही इसका कॉन्सेप्ट था। अगर 2 अंक का रहेगा ना, जैसे यहाँ पर 4 अंक का है, तो इसका आप अपने माइंड में आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो बिल्कुल समझ में आ